Recording in हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कंटिन्यूएशन वीडियो। जो कि लास्ट वीडियो हमने इस क्वेश्चन पे आपको बताया था कि बैलून है जिसका मास m दिया हुआ है एंड m इज डिसेंडिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन a जो है वो g से कम वैल्यू दिया हुआ है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद द सेम एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये एक रियल लाइफ फिनोमिनन है कि मान लीजिए कि एक मास है, जो बैलून का मास है वो बैलून नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है जो जी से कम वैल्यू। ठीक है। अब उसमें से अगर कुछ मास को रिमूव किया जाएगा तो उस पे जो वेट लग रहा था पहले और जो बुएंसी फोर्स या जो मीडियम में ये नीचे की तरफ आ रहा है वो जो फोर्स एक लग रहा था, तो एम मास को रिमूव करने से क्या होगा, एम जी का जो वैल्यू था वो घटने लगेगा। उसके घटते घटते जिसे नीचे की तरफ फोर्स घटना शुरू होगा, इससे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो बढ़ने लगेगा नीचे फोर्स घटने के कारण से, और वो फोर्स बाद में रिजल्टेंट फोर्स बनाएगा। यानी कि उसमें से जो मास को रिमूव किया जा रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फिर नेट फोर्स आ जाएगा, और एक्सलेशन में कोई चेंजेस नहीं करना है। ये चीज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेट्स हैव अ लुक हाउ यू कैन डू इट। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये मान लेते हैं कि बैलून है जिसका इनिशियल मास m है, और बैलून पे जो है फोर्स नीचे की तरफ एक लग रहा है जो कि mg लग रहा है, mg लग रहा है, और एक फोर्स लगेगा इस पे जो ये नीचे की तरफ एक्सलेट हो रहा है। तो दिस इज नॉट द ओनली फोर्स ड्यू टू विच इट इज कमिंग डाउन। यहाँ पे ये चीज आपको समझना होगा कि एक ऊपर की तरफ फोर्स है जो ड्रैग फोर्स बोलेंगे या जिसको रेजिस्टिव फोर्स बोलेंगे। तो लेट्स सपोज दिस आई एम कंसीडरिंग एफ बी जो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये अगर नीचे ए एक्सलेशन से आ रहा होगा तो आप जान रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे लिखते हैं। तो इज एम जी माइनस जो बुएंसी फोर्स लग रहा है इस पे या ड्रैग फोर्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू जो मास है इसका इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन 1। अब इसमें हमें दूसरा इक्वेशन चाहिए। जो दूसरा इक्वेशन है वो कैसे लाएंगे, तो दूसरा पार्ट में क्वेश्चन में यही बोल रखा है आपको कि जो 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 बैलून है अब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा। अगर हम इसमें से कुछ मास को रिमूव कर देते हैं, मान लेते हैं कि एम मास को हमने रिमूव किया, तो जो इसका मास अभी होगा वो कितना मास हो जाएगा, जो पहले मास था इसमें से हमें एम को रिमूव करना होगा, और इसी के बेसिस पे अब नीचे की तरफ जो है फोर्स लग जाएगा एम माइनस एम इंटू जी वैल्यू, एंड जो ऊपर की तरफ फोर्स है वो फोर्स एज इट इज रहेगा, दैट इज एफ पी। तो यानी कि अगर रिजल्टेंट फोर्स देखा जाए तो अब ऊपर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स विद द सेम एक्सलेशन लग रहा है जो पहले नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे और कुछ नहीं, एफ वी में से अब जितना फोर्स लग रहा है एम माइनस ऑफ एम इंटू जी वैल्यू, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जो मास है अब एम माइनस ऑफ एम, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो एक्सलेशन है एस। दिस इज इक्वेशन 2। तो 1 और 2 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। यहाँ पे बहुत आसानी से हमें रिजल्ट आ जाएगा। 1 और 2 को हम क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये फोर्स और ये फोर्स कट जाएगा। यहाँ ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो जो कैपिटल एम जी है माइनस में आएगा और ये कैपिटल एम जी प्लस में आएगा, ये कट जाएगा। और ब्रैकेट खोलने पे ये बाहर वाला माइनस इसको प्लस बना देगा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एम जी बच गया है, और राइट हैंड साइड में आप देखिए ये एम ए और ये वाला एम ए जो है ऐड हो जाएगा। तो दिस इज 2 ma, और यहाँ पे एक माइनस एम ए आएगा जो कि स्मॉल एम है। जो मास हमने रिमूव किया था ये वाला वो वोल्टेज है, यानी कि जो रिमूव मास है वो स्मॉल एम है, और जो बैलून का ओरिजिनल मास है वो आपको कैपिटल मास, उसमें से कुछ मास को रिमूव किया गया। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, स्मॉल एम के बारे में पूछा गया है कि जो स्मॉल एम है वो कितना होगा, कितना निकाला जाए बैलून से मास को, सो दैट कि वो एक्सलेशन सेम रह जाए। तो इस यानी कि स्मॉल एम को हमें निकालना है तो इसको एक तरफ लाना होगा। तो दिस इज एम, और यहाँ पे आपका आ जाएगा जी प्लस ए, एंड दिस विल बी 2 ma। तो हमें स्मॉल एम से मतलब है तो स्मॉल एम आ जाएगा यहाँ पे। दिस फाइनल रिजल्ट वी आर हैविंग इज small m is 2 ma divided by g plus a. This is what the
यू शुड थिंक, आपको ये इस तरह के सोचना था। तो इस क्वेश्चन में हमें दो बात का ध्यान रखना था। इस क्वेश्चन का जो पोटेंशियल है वो यही है कि रिजल्टेंट फोर्स को m इंटू ए लिखें। रिजल्टेंट फोर्स पहले वाले केस में क्योंकि बैलून नीचे आ रही थी, तो mg माइनस जो बुएंसी फोर्स या जो ड्रैग फोर्स हमने एज्यूम किया यहाँ पे, वो फोर्स तो कभी भी लगेगा। अब इस केस में ऊपर जब ये जा रहा था तो इसका मतलब है कि mg का वैल्यू घट गया, सेम एक्सलेशन से हम रिजल्टेंट फोर्स लिख लेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, बैलून ऑफ ग्रॉस वेट W न्यूटन। तो बैलून का ग्रॉस वेट दिया गया है। ग्रॉस वेट मतलब जो ओवरऑल वेट उस पर लग रहा है, दैट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a व्हिच इज g। मैग्नीट्यूड ऑफ एयर रेजिस्टेंस आपको पूछा गया है कि एयर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और ये किसके टर्म में निकालना है कि जो इसका ग्रॉस वेट है W न्यूटन उसके टर्म में, फिर एक्सेलरेशन के टर्म में एंड g के टर्म में निकालना। क्वेश्चन आसान है, बस हमें जो इक्वेशंस लिखने आने चाहिए वो कैसे लिखेंगे। तो मान लो कि ये आपका बैलून है जिसपे वेट लग रहा है नीचे। ये वेट का मतलब है फोर्स, mg जिसको बोलते हैं। तो जो बैलून का मास होगा उसमें g से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मान लेते हैं कि बैलून का मास जो है, इस पे मान लो कि बैलून का मास m है, तो ये वेट जो है हमें m इंटू जी लग गया। अच्छी बात है। अब बैलून को ग्रॉस वेट जो है यानी कि ये टोटल वेट लग रहा है एंड इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो अगर ऊपर की तरफ आप इस पे ये ड्रैग ले लेते हैं जो fa लग रहा है, और ये नीचे की तरफ बैलून राइज कर रहा है, नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है, तो इट मींस वी कैन राइट हियर W माइनस जो कि इस पे फोर्स लग रहा है ड्रैग का, ये किसके बराबर होगा। दिस इज व्हाट वी हैव, जो m इंटू ए होना चाहिए, यानी कि इसका जो मास है बैलून का m, और जो एक्सलेशन से ये नीचे आ रहा है, क्या m दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो m को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो m को जो बैलून का मास है इसको w डिवाइडेड बाय g कर देते हैं, तो यहाँ से हमें m मिल जाएगा। तो m को यहाँ से आप जो है लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट वी हैव, w डिवाइडेड बाय g टाइम्स ऑफ a एंड दिस इज W माइनस FA। हमें चाहिए क्या, FA चाहिए, यानी कि ये एयर ड्रैग कितना लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस, वो हमें चाहिए। तो इसको राइट तरफ लेके चले जाएंगे और राइट वाले को लेफ्ट में लेके चलेंगे। जब आप राइट को लेफ्ट में लाओगे तो इट इज W माइनस W डिवाइडेड बाय G टाइम्स ऑफ A एंड दिस इज FA। यहाँ से आप W को कॉमन ले सकते हैं एंड दिस इज व्हाट यू कैन सी। इसमें अगर हम W को कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस ये FA जो है यहाँ पे आ जाएगा। FA विल बी, W को कॉमन लेने के बाद ये आ जा रहा है 1 माइनस A डिवाइडेड बाय G। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें होगा दैट विल बी द रिजल्ट। सो वी हैव द रिजल्ट W 1 माइनस A by G। ऑप्शन 3 इज करेक्ट वन। ओके, सो दैट इज द करेक्ट वन। अब ऑप्शन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जो दिस इज जस्ट लेवल 1 क्वेश्चन, बट जो नीट सब में पूछा जाता है क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे प्रेशर में होते हैं, तो उनके लिए इस टाइप का क्वेश्चन भी वहां पे डिफिकल्ट होता है सॉल्व करने में, क्योंकि वो पहले से ही प्रेशर में, और माइंड अगर प्रेशर में रहेगा तो वो कभी भी अपना फुल पोटेंशियल जो उसका एक्चुअल नॉलेज है वो नहीं निकल के आएगा उसमें। तो प्रेशर लेने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा माइंड बेटर परफॉर्म करेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम इज ऑल अबाउट योर नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एज वेल एज डिसिप्लिन, हाउ यू परसीव द प्रेशर, एंजाइटी ओवर देयर। तो ये सब चीज एक हैंडलिंग एबिलिटी होता है जो आपको डेवलप प्रैक्टिस करने से आएगा, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट। अच्छा, अगर वीडियो आपको स्लो लगता होगा, जो बहुत सारे बच्चे हैं उनका माइंड बहुत फास्ट काम करता है, कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट माइंड होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप वीडियो को, इसमें यूट्यूब पे ये वीडियो है तो इसके जो वीडियो को हम देखते हैं उसके मल्टीपल फॉर्मेट में चले जाएंगे, 1.25, 1.5, 1.75 टू जितना भी आप स्पीड करना चाहो आपको स्पीड मिल जाएगा। यू कैन सेव योर टाइम। पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन। तो
पार्टिकल ये पहले ही बोल दिया है कि ये रेस्ट में है, ओरिजिन पे है t0 पे। अच्छी बात। इज सब्जेक्ट टू द फोर्स, फोर्स हमें दिया हुआ है यहाँ पे, फोर्स क्या है, दिस इज फंक्शन ऑफ टी, जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, दैट फोर्स इज, फोर्स जो है ये टी का फंक्शन है, और ये दिया हुआ है आपको F0 e⁻⁻bt। अब जो स्मार्ट बच्चे होंगे उनको दिमाग में तो दिख गया, ये एक्सपोनेंशियल जो है ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो फंक्शन है फोर्स का, वो एक्सपोनेंशियली जो है यहाँ पे दिया गया है, राइज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आप टी को 0 करके पुट कर लो, अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम टी को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो e⁻ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। e⁻0 का मतलब है ये f जो t टाइम्स 0 पे होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F0 हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज। अगर हम t 0 पुट कर रहे हैं, e⁻0 इज 1, सो इट इज F0। और अगर हम t टेंस टू इंफिनिटी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ft क्या होगा, ft t टेंस टू इंफिनिटी पे, तो t टेंस टू इंफिनिटी पे e⁻ क्या होगा, ये e⁻ जो है आपका यहाँ पे, ये t टेंस टू इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये टर्म ही 0 हो जाएगा, यानी कि इट इज 0। यानी कि t0 पे फोर्स कितना है, F0 है, t इंफिनिटी पे फोर्स कितना है, 0 है। तो फोर्स 0 का मतलब हम क्या समझे, अगर फोर्स 0 है तो हम एक्सलेशन 0 बोल सकते हैं, और अगर एक्सलेशन 0 हो गया तो या तो पार्टिकल रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, ये चीजें हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कुछ और पूछ दिया है, पूछा है स्पीड चाहिए, जो इट्स स्पीड vt इज डिपेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कर, यानी कि स्पीड को टाइम से रिलेट करने वाला कर्व मांग दिया है, हमें फोर्स से टाइम वाला कर्व तो चाहिए ही नहीं। लेकिन हमने आपको बस ये चीज बताया कि अगर हमें इस चीज को जानना हो तो ये दिमाग में रखेंगे कि t को यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे 0, तो फोर्स इनिशियल हमें मिल गया, और t जब इंफिनिटी पुट करेंगे तो फोर्स 0 हो रहा है। ये तो फोर्स और टाइम का रिलेशन था। तो अगर हमें स्पीड में रिलेशन लाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, फोर्स को हमें चेंज करके, ये जो फोर्स दिया गया है टाइम के फंक्शन में, इसको हम लोग मास इनटू ए, जो कि एक्सलेशन है टाइम के फंक्शन में, यहाँ पे एक्सलेशन को हमें लिखना होगा। दिस इज व्हाट यू कैन से कि ये होना चाहिए, और F0 e⁻⁻bt होगा। अब हमें एक्सलेशन को टाइम के फंक्शन में लिखने के लिए हमें आता है, क्या लिखने के लिए, एक्सलेशन को हमने पहले भी आपको बताया है कि एक्सलेशन जब भी लिखेंगे दो फॉर्मेट में ही आएगा, कभी भी आएगा, या तो dy/dt आएगा या v dv/dx आएगा। एक्सलेशन का एक और फॉर्मेट होता है, वो टाइम के फंक्शन में ही होता है, कि एक्सलेशन को हम लोग पोजीशन का डबल डेरिवेटिव लिखते हैं। तो दिस इज व्हाट, पोजीशन का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो है वो वेलोसिटी है, यानी ये एक तरह से यही फॉर्म है। तो एक्सलेशन को मेनली दो फॉर्म में, इसमें और इसमें हम लिख सकते हैं। इसमें लिखने से क्या फायदा होगा, यहाँ पे क्या टाइम के फंक्शन में तो किस में लिखना चाहिए, तो टाइम वाले फंक्शन में लिखना चाहिए, तो नहीं लिख सकते। तो हम लोग एक्सलेशन जो यहाँ पे लिया गया है, इसको टाइम के फंक्शन में जब लिखेंगे तो मास और एक्सलेशन को लिख देंगे dv/dt। इससे क्या हो जाएगा, इससे F0 e⁻⁻ ये हो जाएगा, और यहाँ से आपको dv/dt जो है, ये इसमें हमें दो फंक्शन वेरिएबिलिटी दिख रहा है, एक तो v दिख रहा है और एक t दिख रहा है। हमें किससे मतलब है, तो आपको स्पीड और टाइम से मतलब है, यानी दो रिलेशन हमें बिल्ड करना होगा। यहाँ पे स्पीड को एक तरफ लाना होगा और टाइम को एक तरफ लाना होगा। बड़े आराम से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, dv F0 e⁻⁻bt एंड F0 डिवाइडेड बाय m, और ये वाला फंक्शन में हम dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा, तो F0 और m जो है वो कांस्टेंट, तो हम क्या करें, F0 m अगर कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखेंगे, और ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो यहाँ पे है इसको इंटीग्रेट करेंगे। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर e⁻x है, इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये हम जानते हैं कि इट इज e⁻x ओनली, e⁻x प्लस c। लेकिन अगर e⁻ माइनस kx और dx अगर आ रहा है, आपको माइनस kx dx अगर आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा फंक्शन है e⁻ वैसा लिख देंगे, और जो ये kx वाला टर्म है आपको यहाँ पे, इससे हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन में एफ डैश, इसको मान लो फंक्शन है माइनस के एक्स, तो माइनस के एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस के आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग जो है डिवाइड कर देंगे एंड देन सी वैल्यू विल बी हैव। तो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा एंड दिस इज v इज एफ नॉट बाय m, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा दिस इज e टू द पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ b, एंड ये आपका इंटीग्रेशन एंड देन c। अब आप देखिए कि ये शुरुआत में क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भैया जिसमें पार्टिकल m मास जो है ये रेस पे था, ओरिजिन पे था, t जीरो पे था, तो अगर हम t को जीरो कर लें, तो t को जीरो करेंगे तो ये वाला वैल्यू जो है आपका एफ नॉट m माइनस बी, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है तो c का वैल्यू हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, c का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से आप जो है इसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से लिया गया है, t को हम जीरो करेंगे तो वेलोसिटी जीरो, और किसी जनरल टाइम t पे, तो अगर हम इसको डेफिनेट भी बना सकते हैं इंटीग्रेशन में, यहाँ पे वी हैव द लिमिट हियर, तो आप क्या करेंगे जीरो टाइम पे, क्या स्पीड जीरो है, बिल्कुल स्पीड जो है जीरो है, जीरो टाइम पे ये रेस्ट पे था तो रेस्ट पे डाल दिए, यानी जनरल टाइम टी पे इसका स्पीड मान लेते हैं v, तो ये v हमें निकल के आ गया है m वैल्यू, एंड जब हम t का वैल्यू रखेंगे तो इट इज b को हम बाहर कर लेते हैं, b बाहर आ गया, और यहाँ पे t का वैल्यू जब रखोगे तो ये आएगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस बी टी, पहले हमने माइनस को यहाँ रखा, फिर जीरो जब रखेंगे इस पे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इट इज प्लस, एंड बाय दैट टाइम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b को हमने बाहर कर लिया तो e टू द पावर माइनस बी टी, ये हमें माइनस मिला, और e टू द पावर जीरो, तो ये e टू द पावर जीरो हो जाएगा। t को एक बार हमने अपर लिमिट में रखा और फिर t को लोअर लिमिट, e टू द पावर जीरो वन, तो ये जो फाइनल रिजल्ट हमें आ रहा है दिस इज एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम बी, and this is 1 minus of e to the power minus bt। तो इसमें आप देखिए कि जब t टेंस टू जीरो होगा तो आपका एफ नॉट बाई एम बी आ जाएगा, और जब t टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो जो राइट साइड में है ये वाला पार्ट जीरो बन जाएगा, t टेंस टू इन्फिनिटी ये वाला पार्ट जीरो, और t जीरो पे क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, यानी t जीरो पे यहाँ पे एक बार इसको फिर से आप देख लीजिए, इस ग्राफ में हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि जिस समय t टेंस टू जीरो है व्हाट वी हैव इज t टेंस टू जीरो, तो t को जीरो रखिए यहाँ पर, तो t को जीरो रखेंगे तो वन माइनस वन आएगा, वो जो उस समय vt होगा वो जीरो हो जाएगा, ये तो हमें दिया हुआ भी है, यानी कि v t टेंस टू जीरो पे ये आपका जीरो है, और किसी जनरल टाइम t पे, जैसे हम इन्फिनिटी मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे तो ये जीरो हो जाएगा, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो हमें आएगा वो इन्फिनिटी पे ही देखने को आ रहा है, तो v जिस समय t टेंस टू इन्फिनिटी होगा दिस विल बी, इस केस में जो है आपका हो जाएगा दिस इज एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम बी। तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे कि जीरो से ये मैक्सिमम इतना तक जा रहा है, ये तो इन्फिनाइट पे हो रहा है, तो कौन सा ग्राफ होना चाहिए यहाँ से, इस तरह का ग्राफ में ये क्या हो गया, ये नीचे आ गया है बाद में, यहाँ मैक्सिमम जाने के बाद तो ये ग्राफ नहीं होगा इस ग्राफ में, और इस ग्राफ में आप देखिए कि एफ नॉट बी बाय एम बी लिया है, यहाँ पे एफ नॉट बाय एम बी है, तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है आपका एफ नॉट बाय एम बी आ रहा है, तो एफ नॉट बाय एम बी ये वाला ग्राफ में हमें मिल रहा है कि ये एफ नॉट बाय एम बी दिया हुआ है यहाँ पे, तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ये कहाँ होगा, टी इंफिनिटी पे होगा, तो ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड ये टी इंफिनिटी पे जाकर के जब चला जा रहा है, इस वाले ग्राफ में ये गलत ग्राफ है, ये नहीं हो सकता है, तो दैट मीन्स कि थ्री ऑप्शन इज करेक्ट। तो जब भी एक्सपोनेंशियल रिलेशन आएगा, इस तरह का रिलेशन हमें कई बार मिलेगा, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो कई बार ऐसा मिलेगा कि कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, यहाँ पे हम a मान लेते हैं, ठीक है, एंड वन माइनस ई टू द पावर, यहाँ पे आपका कोई दूसरा कांस्टेंट b एंड t, ये टाइम के फंक्शन है, तो इस टाइप का जब भी फंक्शन होगा तो ये t जब जीरो पुट करेंगे तो t जीरो पे ये वन बन जाएगा, ये वन है, वन माइनस वन जीरो, यानी कि ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन से, और इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ दिस इज कॉल्ड, और ये जो है आपको
मतलब इधर की तरफ हमारा टाइम एक्सिस है और इधर की तरफ आपका वाई। तो वाई जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इन्फिनिटी पे जा करके ये टी जो है, जब इन्फिनिटी करोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो वाई का वैल्यू कितना मैक्सिमम आएगा, ए आएगा, यानी कि इन्फिनिटी पे ए आएगा। और वो टाइम जो है एक्सपोनेंशियली राइज करे ग्राफ, ऐसा ग्राफ हमें दिखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज। आपको ये चीज बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, हमें ऐसे ही सोचना है, इससे हमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव, ये दिया हुआ है आपको, बॉल ऑफ मास पॉइंट। तो हमारे पास ये फॉर्म है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2gh, अगर ऊपर की तरफ फेंका गया। तो ये जिस समय हम लोग हाइट को 2 मीटर लेंगे उस समय फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर देंगे, दिस इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी वी एज्यूम हियर इट इज यू स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2gh। तो 2g का वैल्यू अगर हम लोग 10 लेते हैं, हाइट को 2 मीटर लेते हैं, तो दिस यू स्क्वायर व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज 40। ठीक है, ये एक इक्वेशन है जो हमें आ गई। अब दूसरा पार्ट है इसमें आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें निकालना है। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये कहाँ तक आ रहा है, तो ये इसका हैंड का जो लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे आपको, ये 0.2 मीटर दिया हुआ है। यानी कि इस 0.2 मीटर तक जो आप इनिशियल वेलोसिटी इसने यहाँ पे लिया है, तो इसमें एक्सलरेशन इसका अगर हमें मिल जाए, इस पार्ट में फोर्स लगा रहा है इसका हैंड, तो इस पार्ट में अगर फोर्स लग रहा है तो इस पार्ट में हम लोग कैसे निकालेंगे, लेट्स हैव अ लुक। तो फोर्स हमें निकालना है तो इसके लिए हमें m इंटू ए चाहिए, यानी कि मास तो यहाँ हमें पता ही है 0.2 kg का है, लेकिन ये कितना फोर्स लगा रहा है इसके लिए हमें 0.2 इंटू एक्सलेशन लेना होगा। एक्सलेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यही एक्सलेशन जो है आपका पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आ रहा है। एक्सलेशन के लिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू, जस्ट वेट, थोड़ा सा इंकिंग प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड प्लस 2as, यही चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी इसका v है, ये तो फाइनल वेलोसिटी है, बट जिस समय वो हैंड में रहा होगा तो उस समय हमें इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पे ये निकाला गया है, दिस इज व्हाट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस कंप्लीट फेज, यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी। तो दैट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी के जगह यहाँ पे हम लोग रखेंगे यू स्क्वायर एंड दिस विल बी, ये इनिशियल वेलोसिटी जब उसके हैंड में रहा था तो उसको कुछ नहीं वेलोसिटी मिला हुआ था, वो उसके हैंड में वही वेलोसिटी मिलेगा जब ये यहाँ से छोड़ा गया। तो दैट मीन्स कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सलरेशन, और इस पीरियड में जितना इसका हैंड मूव किया है वो 0.02 मूव किया है। 0.02 अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो इससे दिस इज यू स्क्वायर के जगह पे कितना ले लें, तो ये आप पहले ही 14 हम लोग निकाल चुके हैं, सो दिस विल बी 40 एंड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू 0.2। तो यहाँ से आपका ये पॉइंट जो है नीचे आ जाएगा। सो इट इज एक्सलेशन हमें आ रहा है 100। सो व्हाट वी आर गेटिंग एक्सलेशन इज, दिस एक्सलेशन इज 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सलेशन आप यहाँ पे रख लीजिए, दिस इज 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 गेट कैंसिल आउट। सो फोर्स इज 20 न्यूटन, फोर्स लगाया उनके द्वारा गया है 20 न्यूटन के कारण से यहाँ पे ये 2 मीटर तक जा पाता है, जिसमें इसका हैंड 0.2 मीटर मूव किया है, और जितना देर इसका हैंड मूव किया है उतना देर इस पे एक्सलेशन ए लगेगा, और जब ये हैंड से छूट गया है उस पे हमने जी लगाया था। तो जो कंफ्यूजन आपका होगा कि कभी आपने जी ले लिया, कभी आपने एक्सलेशन ले लिया, ये चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जिस समय हम जी ले रहे हैं उस समय क्या हो रहा है कि उसके हैंड से बॉल रिलीज हो चुका है, तो एक्सलेशन हम जी को ले लेंगे। लेकिन जितना दूर वो हैंड को यूज कर रहा है फोर्स लगाने के लिए, उतना दूर तक जो है आपको जी नहीं लेकर के एक्सलेशन लेंगे। और इसीलिए वो एक्सलेशन हमें अगर मिल जाता जो उसका हैंड उस बॉल पे लगाया होगा, तो उसने कितना फोर्स लगाया वो हम कैलकुलेट कर लेते। और यही था इस क्वेश्चन का जो आपको सोचना चाहिए था। दिस इज ऑल अबाउट दिस, आई होप इट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, लेट्स सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम जस्ट मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है। द बॉडी ऑफ मास 2 kg बिगिंस टू मूव अंडर एक्शन ऑफ द टाइम डिपेंडेंट फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स है ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स दिया गया है, और इस फोर्स टाइम डिपेंडेंट कैसा है? तो दिस फोर्स इज गिवन, इट इज 3t square and it is in I direction plus 4t cube in J direction। यानी कि फोर्स जो है ये 2 डायमेंशनल दिया हुआ है, जिसका x कंपोनेंट ये हो जाएगा और ये y कंपोनेंट हो जाएगा। ये चीज हमें दिया गया है। What power will be developed by the force at the time t। सबसे पहले तो आप पावर समझिए कि पावर जो है ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आपने पढ़ रखा है। जो भी टारगेट के स्टूडेंट है उनके लिए F.V होता है। दिस इज पावर। पावर स्केलर क्वांटिटी है। दिस पावर इज इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर जो है फोर्स जो जिस इंस्टेंट पे आपको दिया हुआ रहेगा और जो वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकाल लें तो हमें मिल जाएगा। तो फोर्स तो हमें यहाँ पे पता है जो फंक्शन ऑफ टी है, और टी को 1 कर देंगे तो हमें 1 सेकेंड पे जो फोर्स लग रहा होगा वो आई जे के में आ जाएगा। अच्छी बात है। लेकिन क्या 1 सेकेंड पे वेलोसिटी पता है? ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो फिर वेलोसिटी निकालने के लिए हम उसी उसी हथियार को इस्तेमाल करेंगे जिसमें फोर्स को हमने m और a लिखा था, और एक्सलेशन को फिर से यहाँ पे चेंज कर लेंगे। दिस इज m एंड dv/dt लिख लिया। ऐसा लिखने पे क्या मिल गया? 3t स्क्वायर इन I डायरेक्शन प्लस 4t क्यूब इन J डायरेक्शन। ऐसा लिखने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 वेरिएबल हमें दिख रहा है, एक जो कि टाइम वेरिएबल है और एक जो कि वेलोसिटी के फॉर्मेट में यहाँ पे v है और एक टाइम है। तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। मास हमें 2 kg दे रखा है, तो मास को जो है 2 kg, यहाँ पे dv को हम लोग लिख सकते हैं। दिस dv विल बी, इट इज 3 एंड देन t स्क्वायर dt। dt को हम राइट की तरफ लेके चले गए, तो t स्क्वायर dt ये इन I डायरेक्शन होगा एंड डिवाइडेड बाय द मास वैल्यू। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर 4 डिवाइडेड बाय द मास वैल्यू एंड टी क्यूब dt कर देंगे इंटीग्रेट। ये j डायरेक्शन में हो जाएगा, और यहाँ पे dv जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे। dv बॉडी मास मूव अंडर द एक्शन ऑफ, ये फोर्स दिया हुआ है। तो इसमें हमें इनिशियल टाइम पे क्या वेलोसिटी है इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज व्हाट वी हैव। मास अगर 2 रख देते हैं यहाँ पे, तो इट इज 3/2 and it will be t cube, जो कि t square of t cube by 3। तो this is what you have, t cube by 3। तो t cube by 3 हमें मिल गया है। ये किधर की तरफ हो गया? I डायरेक्शन में। देन वी हैव 4 एंड मास का वैल्यू 2 रख देते हैं एंड t क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो t4 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया। ये I में है और ये J में है, इतना इंटीग्रेट। और इधर moving to the next question, let's see the question number 11, what it is saying you. A body of mass 2 kg is moving along the x-axis with the velocity 5 meter per second. Now the force is 10√2 Newton is applied at an angle 45 degree with the x-axis. Velocity after 3 seconds, what it will be? तो velocity अगर 3 सेकंड पे हमें निकालना है तो velocity क्या होगा? Let's see the picture first कि इसमें क्या दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है। कितना से मूव कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है। इधर की तरफ ये मूव कर रहा है। अब इस पे फोर्स एक लग गया, ये फोर्स है हमारे पास। ये एंगल कितना दे रखा है? 45 डिग्री दिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है इसका u, वो है u x के तरफ है ओनली, एंड इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। बाद में क्या हुआ कि ये जो फोर्स लगा तो इसके कारण से एक फोर्स का कंपोनेंट x में लग रहा होगा और एक y में लग गया होगा। ये y कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो गया, ये x कंपोनेंट। x कंपोनेंट के लिए क्या रखे? f cos 45 डिग्री। तो f कितना दिया हुआ है? f 10√2 दिया हुआ है, तो इट इज 10√2, और cos 45 का मतलब होता है 1/√2। गेट कैंसिल आउट, सो इट इज 10 न्यूटन। x के डायरेक्शन में लग रहा है, और y के डायरेक्शन में क्या लग रहा है? तो y के डायरेक्शन में अगर हम फोर्स को निकालेंगे यहाँ पे तो इट इज सेम, f sin 45 डिग्री एंड 10√2 इंटू 1/√2। तो ये आपका जो है
10√2 it is, so √2 get cancelled, so it is 10 न्यूटन। तो यानी कि दोनों फोर्स x या y में जो है ये सेम लग रहा है। तो हमें ये चीज देखना होगा कि x के तरफ एक्सलेशन अगर निकाल लेते हैं तो इट इज जो फोर्स x में लग रहा है डिवाइडेड बाय जो इस पे आपको मास दिया हुआ है इसका 2 kg। तो x के डायरेक्शन में 10/2 इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और y के डायरेक्शन में एक्सलेशन क्या हो जाएगा। तो ये जो फोर्स हमने ऐड किया जिसके कारण से y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में फोर्स राइज होगा, तो y डायरेक्शन में भी एक्सलेशन आएगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि ये जो है ग्राउंड पे रखा हुआ है तो mg और नॉर्मल एंड ये बैलेंस होगा। दिस इज नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पे जो y डायरेक्शन का फोर्स होगा डिवाइडेड बाई 2, y में भी आपका 10 है और 2 से डिवाइड करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। y डायरेक्शन में भी एक्सलेशन है और x में भी है, तो इसके कारण से हम एक्सलेशन कैसे लिखेंगे। तो एक्सलेशन वी हैव 5 इन i डायरेक्शन एंड 5 इन j डायरेक्शन, ये आपका एक्सलेशन हो गया। क्या एक्सलेशन के बेसिस पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल। अगर हमें एक्सलेशन पता है तो y डायरेक्शन के वेलोसिटी के साथ साथ आपको वेलोसिटी वेक्टर जो है 2 डायमेंशनल केस हो गया, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। व्हाट इज x डायरेक्शन वेलोसिटी? तो x डायरेक्शन वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ux प्लस ax इंटू टी। ux कितना दिया हुआ है, ux हमें 5 दिया हुआ है, ax कितना निकल के आया है 5, और टाइम कितना दिया है 3, तो इट इज 15 प्लस 5 इट इज 20 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। और वाई डायरेक्शन में कितना होगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। क्या यू वाई कुछ था इनिशियली? नहीं था, ये 0 था क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, तो यू वाई नहीं था। लेकिन ए वाई आपको हमने निकाल लिया है 5, इट इज 5, so it will be 5 into 3, so it is 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका। तो अगर हम इसका वेलोसिटी यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड पार्ट दिया हुआ है, तो आपको स्पीड निकालना होगा। तो ये तो वेक्टर फॉर्मेट में हमने 20 और 15 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 20 इन आई डायरेक्शन एंड प्लस 15 इन जे डायरेक्शन। तो क्या हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म इसका मिल जाएगा, इट इज 400 plus 225 under root, so it will be 625 means 25 मीटर पर सेकेंड। so this is your final result। तो ये क्वेश्चन जो है आपको कंसेप्ट बेस्ड ही था, बेसिक लेवल के कंसेप्ट, और जो फोर्स को इन्फ्यूज किया गया उसके बेसिस पे आपको 1 डायमेंशनल मोशन को भी हमने यूज किया, 2 डायमेंशन को भी यूज किया, फोर्स को रिजॉल्व कंसेप्ट को यूज किया। तो क्वेश्चन जो है जेईई और नीट लेवल के कंसेप्ट के बेस्ड पे ही है, बहुत ज्यादा टफर भी नहीं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है आपको कि ग्रेवल इज ड्रॉप्ड ऑन कन्वेयर बेल्ट एट ए रेट ऑफ 2 kg/s। 2 kg/s के यूनिट से मतलब है इट इज dm/dt, दैट इज गिवन टू 2 kg/s। तो dm/dt क्या होता है, dm/dt आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि मास जो है इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर मास इंक्रीज करेगा तो ये पॉजिटिव है, यानी जैसे कोई ट्रॉली चल रही है और ऊपर से उसमें कुछ मास गिर रहा है जो एक फिक्स रेट से गिर रहा है, तो उसमें मास ऐड हो रहा है। लेकिन रॉकेट है, रॉकेट से जो है फ्यूल बर्न आउट होता है, तो उसमें जो फ्यूल बर्न आउट होगा उसका किस रेट से बर्निंग होगा उसको हम dm/dt बोलेंगे। तो दिस इज dm/dt, ये 2 kg/s हमें दिया गया है। अब एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बेल्ट मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये चीज हमें दिया गया है कि 3 मीटर पर सेकेंड से वो बेल्ट जो है मूव कर रहा होगा। तो इस पे ये जो बेल्ट मूव कर रहा है इधर की तरफ, मान लेते हैं कि ये 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ग्रेवल ड्रॉप किया जा रहा है कन्वेयर बेल्ट पे, ये 2 kg/s से रेट किया जा रहा है। तो आपको पूछा क्या गया है, फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स जब भी हम लोग dm/dt और स्पीड कंसेप्ट में यूज करते हैं तो फोर्स होता है आपको dp/dt, और p हम लोग जानते हैं कि इट इज मोमेंटम m इंटू वी। इसमें हम दोनों पार्ट को अभी आपको दिखा रहे हैं, बट आपको करना क्या है ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हम मास को कांस्टेंट लेंगे तो मास बाहर आ जाएगा एंड इट इज dv/dt हो जाएगा, जिसको एक्सलेशन बोलते हैं। एंड प्लस अगर हम v को कांस्टेंट ले लेते हैं तो dm/dt आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें तब हम यूज करेंगे एक साथ जिस समय जो है आपका ये dv/dt है, यानी कि एक बार जो है यहाँ पे एक्सलेशन आ रहा है
और एक बार जो है यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट लिया गया, स्पीड को कांस्टेंट लिया गया। तो इस केस में हमारे पास जो सीन है अभी स्पीड दिया हुआ है यानी ये दे रखा है, और dm/dt दे रखा है यानी ये दे रखा है। तो हम इसको यहाँ से अभी इग्नोर करेंगे और हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज v dm/dt। तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3 मीटर पर सेकेंड, सो इट इज 3। एंड dm/dt कितना दिया है 2, सो इट विल बी 6 न्यूटन। यानी कि ये फोर्स चाहिए, एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड, जो कि यहाँ पे बेल्ट को मूविंग करने के लिए 3 मीटर पर सेकेंड से। तो ये स्पेसिफाइड किया था कि बेल्ट को हमें इतना ही स्पीड से मूव कराना है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स जो यहाँ पे चाहिए वो 6 न्यूटन चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बैलून हैज 8 ग्राम ऑफ एयर, a small hole is pierced into it, the air escape at a uniform rate 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये किस रेट से जो है एस्केप कर रहा है एयर। तो ये क्या वॉल्यूम का रेट है, नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस जो बैलून में एयर है उसका जो लेंथ घट रहा है, जो लेंथ घट रहा होगा, तो एयर जैसे से निकल रहा है उसका लेंथ कैसे घट रहा है बैलून का, वो दिया हुआ है। सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड में 7 सेंटीमीटर जो है लेंथ घट गया। इस द एयर एस्केप एट ए रेट, एयर जो उससे निकल रहा है 1 सेकंड में 7 सेकंड एयर निकल जा रहा है, सॉरी 1 सेकंड में 7 सेंटीमीटर निकल जा रहा है। इफ द बैलून श्रिंक्स इन 5.6 सेकेंड, तो बैलून जो है श्रिंक कर रहा है, कितना में श्रिंक कर रहा है, 5.6 सेकेंड में बैलून श्रिंक कर जा रहा है। यानी कि पूरा का पूरा बैलून से एयर जो गायब हो जा रहा है वो आपको 5.6 सेकेंड में गायब हो जा रहा है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बैलून। हमें एवरेज फोर्स बताना है कि एवरेज फोर्स जो बैलून पे लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि 8 ग्राम का जो है आपको एयर दिया हुआ है, 8 ग्राम बैलून में जो है एयर फिल किया, यानी मास जो है उसमें हमें दे दिया है, और स्मॉल होल उसमें जो हो रहा है। तो यानी कि ये जो हमें 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, दिस इज नॉर्मली हम लोग ये बैलून मान लेते हैं, इससे किस स्पीड से ये बैलून से एयर आउट हो रहा है, एस्केप हो रहा है, दिस स्पीड इज गिवन टू 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड को हम लोग 7 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड में बना लेते हैं। बैलून में जो आपको एयर है उसका वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 8 ग्राम, तो 8 ग्राम इसमें मास दिया हुआ है, और पूरा का पूरा बैलून श्रिंक हो जा रहा है वो टाइम हमें दे दिया गया है। तो मास जो है कितना है, 8 ग्राम है। इसको केजी में बना लेते हैं, 8 इंटू 10⁻³ केजी। और जो टाइम में ये श्रिंक हो जा रहा है वो टाइम हमें दिया हुआ है 5.6। तो अगर हमें dm/dt निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो पूरा का पूरा मास जो है ये 8 ग्राम 10⁻³ केजी, और इसमें 5.6 से अगर हम डिवाइड कर दें सेकेंड, तो ये आपका dm/dt हो गया, क्योंकि इसी रेट से जो है मास, इस कांस्टेंट रेट से मास वहां पे केजी पर सेकंड से डिक्रीज कर रहा है, जिसमें 5.6 सेकेंड में पूरा का पूरा मास 8 ग्राम जो है रिमूव हो जाएगा उससे। तो एवरेज फोर्स अगर हमें निकालना है तो क्या प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने यूज किया कंसेप्ट को, उसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे आपको स्पीड पता है और किस रेट से मतलब बैलून से जो है एयर निकल रहा है वो हमें पता है, और dm/dt भी पता है। तो जो इस पे फोर्स लग रहा होगा बैलून पे, वो फोर्स क्या हो जाएगा, इट इज v dm/dt। एंड व्हाट अबाउट द v हियर, v इज 7 इंटू 10⁻⁻² एंड इट इज मीटर पर सेकेंड। और जो मास का बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये दिया है आपको 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5.6, दिस इज केजी पर सेकेंड। तो ये आपके पास जो आ रहा है, दिस इज व्हाट वी हैव, जो न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ से 7 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। इस 8 को ऊपर लेके 10 को ऊपर लेके चले गए, और ये 8 और 8 कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका 10⁻⁻5 एंड 10, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 न्यूटन। 10⁻⁻4 न्यूटन में हमें आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन 1 है।
तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग समझें कि क्या दिया हुआ है और देन उसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 2000 kg vehicle on a horizontal smooth road, friction negligible. The gun fires 10 bullets per second with a velocity 500 meter per second. The mass of each bullet is 10 gram. What is the acceleration produced in the vehicle? तो यहाँ पे एक्सलेशन अगर हमें व्हीकल पे निकालना है तो जो मशीन गन है उसका यहाँ पे जो मास हमें दिया गया है वो कितना है, मास दिया गया है दिस इज 2000 kg। तो जो मास ऑफ मशीन गन है वो हमें 2000 kg का दिया गया है हॉरिजॉन्टल रोड पे। और गन का जो यहाँ पे फायरिंग हो रहा है, गन का जो मास है वो है 10 ग्राम दिस इज। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं 10 इंटू 10⁻³ kg। एंड व्हाट इज एक्सलेशन प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो इसका नंबर मशीन गन का बुलेट जो फायर हो रहा है वो नंबर 10 हो रहा है बुलेट 1 सेकेंड में, n/t इसको बोलेंगे। और इसका स्पीड क्या है बुलेट का, ये दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड दिया है, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड जो फायर हो रहा है वो हमें दिया गया है, और मास ऑफ बुलेट दिया गया है, मास इसमें दिया गया है। तो जो मशीन गन पे और व्हीकल पे जो व्हीकल पे फोर्स लग रहा है यही फोर्स आपका जो है गन पे भी लगेगा, मशीन गन पे भी लगेगा, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज अपोजिट लगेगा। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड कि जो दो सिस्टम से कोई भी चीज ऑब्जेक्ट रिसीड होती तो वहां पे हम लोग नेट फोर्स को जीरो लगाते हैं। नेट फोर्स जीरो रहने के पीछे का लॉजिक ये है कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, और मोमेंटम कंजर्वेशन आपका तब होगा जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम में। तो मशीन गन और जो मशीन गन को माउंट किया गया है रोड पे, वहां पे स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड पे, ये दोनों सिस्टम को अगर एक माना जाए तो जो व्हीकल पे फोर्स लग रहा होगा वो मशीन गन के बुलेट के फायर होने के कारण से वो दोनों फोर्स एक दूसरे को रिजॉल्व कर लेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। ओवरऑल नेट फोर्स जो है हमें जीरो समझना है, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं। तो इस केस में हमने चाहिए क्या, एक्सलेशन चाहिए, इसका एक्सलेशन चाहिए व्हीकल का। तो यहाँ पे व्हीकल का जो मास है ये 2000 है, और मान लेते हैं एक्सलेशन व्हीकल का ए है। गन का जो फोर्स हम निकालेंगे यहाँ पे, तो फोर्स ऑन गन के लिए आप इस फॉर्म को यूज करेंगे, दिस इज M/N/V/T। ये जो है आपको M/N/T, ये पूरा का पूरा आपका मास हो गया, सॉरी M/N यहाँ पे मास हो गया, और V/T जो है यहाँ एक्सलेशन आ गया। तो M कितना है, इट इज 10 इंटू 10⁻³ और n कितना है यहाँ पे 10, और टाइम कितना लिया गया है 10 जो है 1 सेकेंड में हो रहा है, और स्पीड कितना गेन हो रहा है 500 जो बुलेट का है। तो यहाँ से आपको 30 इसका और 20 और ये 10 30 कट जा रहा है, और इससे 2 से हम इसको अगर कट करेंगे तो 5 हो जा रहा है, और यहाँ एक 5 और बचा हुआ है। तो ये जो आ रहा है दिस इज 25/1000 आ रहा है। तो ये तो मीटर पर सेकंड में आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसको सेंटीमीटर में ऑप्शन हमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में अगर बदलना हो तो मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2500 डिवाइडेड बाय 1000, तो 2 जीरो कट जाएगा। सो इट इज 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2.5 सेंटीमीटर इज वन ऑप्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसमें जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं ये इस नीट के बच्चे और जो जेईई मेन के बच्चे हैं उनके प्रोस्पेक्ट से ये बनाया गया है। इसमें बेसिक कंसेप्ट या जो फंडामेंटल्स बच्चे को जानना होता है उसको हमने स्कीप किया है, उस चीज को अलग करके रखा है। ये मैंने पहले ही बोल दिया था आपको वीडियो में कि ये चीज जो है जो बच्चे फंडामेंटल लेवल पे हैं यानी 11th में है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये मेनली वीडियो है जो इस बार जेईई या नीट का एग्जाम देंगे उन बच्चों के लिए ये वीडियो। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने किया है वो इस तरह का क्वेश्चन का कलेक्शन है जिससे आपका फंडामेंटल भी स्ट्रांग होगा, आपको किस तरह से सोचना चाहिए एग्जाम में वो काफी ज्यादा आपका क्लियर होगा, और क्वेश्चंस के जितने भी वेरिएबिलिटी पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी जेईई मेन के लिए या जेईई नीट के लिए, इससे ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं आएगा। जब आप सारे वीडियो को एनालाइज करोगे डे बाय डे यू विल गेट द वीडियो। थैंक यू।
बड़ा लगेगा।